नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए मनोविज्ञान का मेगा टेस्ट नंबर 31 हल करेंगे। पूरे ही 30 क्वेश्चन, ठीक है। रोजाना आ रहा है आपके साइकोलॉजी का टेस्ट, हिंदी का टेस्ट रोजाना आ रहा है, पर्यावरण का टेस्ट रोजाना आ रहा है। तो इसके अलावा भी कोशिश रहेगी कि एक और टेस्ट आपके रोज डेली लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 1। क्या पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 1 में? चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सबसे उत्तम चिंतन है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। तो चिंतन की दृष्टि से पूछा गया है। साथियों, यहाँ पर ये जो 4 प्रकार चिंतन के दिए गए हैं, इसमें सबसे उत्तम चिंतन की बात करें तो भाई प्रत्यक्षात्मक चिंतन तो सबसे उत्तम नहीं होता है। प्रत्यक्षात्मक का मतलब क्या हुआ? जो हमारे सामने है उसके प्रति चिंतन करना प्रत्यक्ष रूप से। कल्पनात्मक चिंतन भी सबसे उत्तम दृष्टि का नहीं होता है साथियों, क्योंकि कल्पनात्मक चिंतन में तो कल्पना के माध्यम से चिंतन करना तो कोई उत्तम थोड़ी है। अब प्रत्ययात्मक या तार्किक, तो दोनों में से जो सही आंसर है वो रहेगा आपके चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सबसे उत्तम चिंतन का जो प्रकार है उसको हम तार्किक चिंतन के नाम से जानते हैं। तार्किक मतलब जिस चिंतन का कोई तर्क हो, ठीक है, जिसका कोई आधार हो। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार के व्यक्तित्व की नहीं है? आत्मकेंद्रित, आशावादी, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन और तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। देखिए, कार्ल जुंग ने जो व्यक्तित्व की विशेषता बताई है उसमें एक प्रकार अंतर्मुखी भी है, बहिर्मुखी भी है, उभयमुखी भी है। उभयमुखी हालांकि उनके शिष्यों ने बनाया था। तो देखो, अंतर्मुखी के प्रकार की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपको अंतर्मुखी को ही देखना है साथियों। एक जो अंतर्मुखी बालक होता है वो आत्म केंद्रित होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकंड विकल्प कह रहा है आशावादी, तो भाई अंतर्मुखी जो बालक है वो आशावादी नहीं होता है, वो तो निराशावादी प्रवृत्ति का होता है। मतलब अधिकतर बातों में वो निराशा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये फिर गलत हो जाता है। ये जो विशेषता है ये अंतर्मुखी चिंतन में नहीं आती है, मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आएगी। तो यही आपका आंसर सही रहेगा। बाकी तीसरा विकल्प कह रहा है अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मग्न, मतलब जो वो काम करता है उसमें वो मग्न रहता है। तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला, मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी चीज़ में वो साथ तब देगा जब उसके अनुसार तथ्य रहेंगे, ठीक है। उसके अनुसार ही वो अगर वास्तव में सही बात है तो साथ देगा, नहीं तो बहिर्मुखी के जैसे नहीं कह रहे हाँ कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता है इसमें, ठीक है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? परीक्षा मानदंड संदर्भित एवं बाह्य है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव व सहयोग से उत्पन्न होता है, और अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो एक जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, प्रगतिशील शिक्षा साथियों, उसमें शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बालक खुद ही सक्रिय रहकर सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके। तो साथियों, इस प्रकार यहाँ जो बेस्ट विकल्प है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष अनुभव से, मतलब करके सीखना, और सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से उत्पन्न होता है, तो इसको कहा जाता है प्रगतिशील शिक्षा। बहुत सारे छात्र जो है चौथे विकल्प पर भी गए होंगे कि अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, लेकिन प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता तीसरा विकल्प है साथियों। तो थर्ड विकल्प ही प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था है? शेषनावस्था, नहीं, इसमें ये पूछा है निम्न में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अवस्था तो है, एक अवस्था नहीं है। मतलब नहीं शब्द टाइपिंग मिस्टेक मेरी वजह से हुआ साथियों, जब इसको टाइप किया था तो नहीं शब्द लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर नहीं शब्द नहीं लिखेंगे तो फिर वहाँ 3 विकल्प सही होंगे। तो प्रश्न को इस प्रकार समझिएगा, निम्न में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? अब विकल्प को देखिए, शेषनावस्था, स्वायत्तावस्था, गुदावस्था, मुखावस्था। तो भाई गुदावस्था, मुखावस्था तो सभी को पता ही होगा,
कि भाई जो एनाल स्टेज है और जो ओरल स्टेज है, ये तो फ्राइड ने बताई आई है, लेकिन आप दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि स्वायत्त अवस्था और शेषणावस्था इन दोनों में से कौन सा नहीं बताया है साथियों। तो देखिएगा, जो इन्होंने नाम चेंज करके दिया है स्वायत्त मतलब स्वतंत्र अवस्था, तो स्वतंत्र अवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं बताई है। अब हमारा माइंड कहता है कि शेषणावस्था क्या होती है, तो साथियों जो फेलिक स्टेज होती है उसको मतलब लिंग प्रधान अवस्था जिसको हम कहते हैं, वही शेषणावस्था कहलाती है। तो फिर इसको भी से फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में बताया है इस अवस्था को भी। तो फिर विकल्प नंबर आपका जो 2 है, ये फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है साथियों, ठीक है। सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा। बट अगर प्रश्न को देखें तो पहला तीसरा चौथा है कि पूछे तो पहला तीसरा चौथा, नहीं है कि पूछे तो दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन सा जोड़ा संवेग और मूल वृत्ति से सही सुमेलित नहीं है? भय से पलायन, क्रोध से युयुत्सा, आमोद से हास, एकांकीपन से आत्मगौरव। तो साथियों देखो, मैकडूगल ने जो 14 संवेग और 14 मूल वृत्तियाँ बताई है, प्रत्येक संवेग और मूल प्रवृत्ति का आपस में संबंध होता है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब ये अलग अलग होती है, ठीक है। तो जब व्यक्ति के अंदर भय नामक संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति वहाँ से पलायन कर जाता है, मूल प्रवृत्ति कौन सी है? पलायन है। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध नामक संवेग उत्पन्न होता है तो युयुत्सा मतलब वो दूसरों से लड़ना चाहता है, ये भी सही है। जब आमोद, ठीक है, आमोद नामक संवेग उत्पन्न होता है तो हास का मतलब हंसने से लिया जाता है साथियों, तो फिर उसके हास मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ चौथा विकल्प कह रहा है एकांकीपन और आत्मगौरव, गलत है ये। एकांकीपन जब संवेग उत्पन्न होता है तो हम सामूहिकता में जाते हैं, जब हमें अकेलापन महसूस होता है तो हम कहाँ जाते हैं? भीड़ भाड़ में, सामूहिकता में, अपने मित्रों के पास। तो फिर आत्मगौरव गलत है, चौथा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो 6वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता और युक्तिकरण। तो भैया समायोजन में से 100% क्वेश्चन आना ही आना है आपके। समायोजन के वैसे प्रत्यक्ष तरीकों की बात करें तो जैसे बाधा को दूर करना, बाधा का निवारण करना, अन्य मार्ग निकाल लेना, इस प्रकार ये 3-4 चीज़ें होती है इसमें। लेकिन दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण ये तो अप्रत्यक्ष में होता है, अप्रत्यक्ष तरीकों में, अप्रत्यक्ष विधियों में। लेकिन यहाँ तीसरा विकल्प वैसे बता तो नहीं रखा है, लेकिन फिर और कोई विकल्प है ही नहीं, तो फिर प्रत्याहार और आज्ञाकारिता, ऐसी कोई चीज़ बताई ही नहीं है प्रत्यक्ष तरीकों में। बट फिर भी और कोई विकल्प ही नहीं है तो फिर हम इसको ही सही करेंगे। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? पौधों को देखकर उनके नाम बताना, विद्यालय में 2 बार घंटी बजते ही प्रार्थना सभा में चले जाना, क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखना और बच्चे द्वारा अपने पिता को मोबाइल चलाते हुए देखना। देखो, जो बंडूरा का अवलोकन आधारित अधिगम है, हम पौधों को देखकर उनका नाम बता रहे, तो पौधों को देख रहे हैं ना, अवलोकन कर रहे हैं, तो ये तो इसका उदाहरण है। पहला तो आपका आंसर नहीं है, ठीक है, ये तो अवलोकन आधारित अधिगम का उदाहरण है। चौथा है बच्चे द्वारा अपने पिता के मोबाइल चलाते हुए देखना। मोबाइल चला रहे कोई व्यक्ति, उसका जो बच्चा है उसको देख रहा है, तो फिर वो भी सीखेगा अवलोकन करके, तो बिल्कुल ये भी इसका उदाहरण है। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखना, ये भी इसका उदाहरण है। लेकिन दूसरा विकल्प क्या कह रहा है? विद्यालय में 2 बार घंटी बजते ही प्रार्थना सभा में चले जाना। साथियों ये संकेत अधिगम का उदाहरण है, न कि अवलोकन आधारित अधिगम का, क्योंकि यह संकेत मिल रहा है घंटी के बजने का। 2 बार घंटी बजती है, प्रार्थना में चले जाओ। विकल्प 2 सही है आपके प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्गठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, यह निम्नांकित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? विकल्प है आपके जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, सिगमंड फ्रायड और अल्बर्ट बंडूरा। देखो, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन और पुनर्गठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जा रही है, तो ज्ञान की रचना का मतलब रचनावाद से लिया जाएगा फिर यहाँ पर। अब रचनावाद में देखो, फ्रायड और बंडूरा तो आते ही नहीं है, पियाजे वाइगोत्स्की दोनों आते हैं रचनावाद में। लेकिन पूर्व ज्ञान का जो रूपांतरण है, संगठन है, पुनर्गठन है, इसके द्वारा हम ज्ञान की रचना कर रहे हैं, तो साथियों ये हमारा स्कीमा होता है। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर बल पियाजे के द्वारा दिया गया है, प्रथम विकल्प सही है। वाइगोत्स्की रचनावाद में तो आते हैं, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सीखने पर बल ज़्यादा दिया है इन्होंने, तो यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं की जा रही है, इसलिए ओनली प्रथम विकल्प 8वें क्वेश्चन में सही रहेगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 9वां प्रश्न, प्राचीन अनुबंधन में विभेदन का अर्थ है अनुबंधन स्थापित होने के पश्चात अनुबंधित उद्दीपक से अनुबंधित अनुक्रिया न होना,
दो समान उद्दीपकों में अंतर कर सकना, दो समान उद्दीपकों में अंतर न कर पाना, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना। तो देखो जो प्राचीन अनुबंधन होता है इसमें कई सारे शब्द होते हैं, इसमें एक शब्द आता है विभेदन। तो साथियों पहला विकल्प कह रहा है अनुबंधन स्थापित होने के पश्चात अनुबंधित उद्दीपक से अनुबंधित अनुक्रिया न होना। तो इसको विभेदन नहीं कहेंगे, इसको विलोपन कहेंगे। जैसे अनुबंधन स्थापित हो गया, जैसे घंटी से लार का आना हो रहा था, लेकिन अगर घंटी से लार नहीं आ रही है अनुबंधन होने के बाद भी, तो फिर वो विलोपन हुआ है अनुबंधन का, गलत है ये। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया यदि हो जाती है, मतलब घंटी से यदि लार का आना हो रहा है, तो फिर हम उसको अनुबंधित अनुक्रिया कहेंगे, न कि विभेदन। ये भी आपका आंसर नहीं है। दो समान उद्दीपकों में अंतर नहीं कर पाते हैं तो उसको सामान्यीकरण कहा जाता है, न कि विभेदन। तो ओनली सेकंड विकल्प आपका सही है, दो समान उद्दीपकों में अंतर कर सकना। जब एक जैसे दो उद्दीपक हमारे सामने हो और हम उन दोनों में अंतर कर पाए तो यही विभेदन कहलाता है। विकल्प 2 सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उन्मुक्तता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, उत्तम लड़का अच्छी लड़की, कानून और सामाजिक व्यवस्था। देखिएगा कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में वैसे 6 उपावस्थाएं और मुख्य रूप से 3 अवस्था बताई है साथियों। इसमें पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, या पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत। उत्तर रूढ़िगत जो सबसे बाद में आती है, तो उत्तर रूढ़िगत के बारे में ही यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत। तो दंड एवं आज्ञाकारिता तो किसके अंतर्गत आएगी? पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत के अंतर्गत आएगी, तो ये आपका आंसर नहीं है। उत्तम लड़का अच्छी लड़की, यहाँ पर ये परंपरागत के अंतर्गत आती है। और कानून और सामाजिक व्यवस्था, ये दोनों ही परंपरागत में मानी जाती है। इसका सेकंड पार्ट है ये परंपरागत का, कानून और सामाजिक व्यवस्था। लेकिन जो सामाजिक अनुबंध है साथियों, सामाजिक अनुबंधन, विवेक द्वारा निर्णय लेना, ये चीज़ें उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत में कोहलबर्ग ने बताई है। सेकंड विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा को सीखने का प्रभावी घटक माना जाता है क्योंकि इससे व्यक्ति जल्दी सीखता है, रटकर सीखता है, खुश रहता है और उत्तम स्वास्थ्य रहता है। देखो कोई भी व्यक्ति यदि सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो उसको सबसे बेस्ट माना जाता है साथियों, क्योंकि सीखने के लिए यदि हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तो फिर किसी भी चीज़ को हम जल्दी सीख लेते हैं। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे साथियों। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? प्रवाहिता, उद्भवन, लचीलापन और मौलिकता। तो गिलफोर्ड ने जो सृजनात्मकता के तत्व बताए हैं उसमें मौलिकता बताई है। मौलिकता का मतलब होता है जो मूल रूप से बना हो, मतलब जो किसी की कॉपी नहीं हो, ठीक है, नया हो। लचीलापन बताया है जिसमें संशोधन किया जा सके। प्रवाहिता बताया है जो हमेशा चलता रहता है। लेकिन साथियों उद्भवन यहाँ पर गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता के तत्वों में नहीं आता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो आपके 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकतर अतार्किक भय उदाहरण होते हैं प्राचीन अनुबंधन के, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के, प्रयास एवं त्रुटि के और गेस्टाल्टवाद के। तो देखो अतार्किक भय मतलब ऐसे भय जिनके पीछे कोई तर्क ही ना हो, तो उनको हम अतार्किक भय कहते हैं। तो जो अधिकतर अतार्किक भय होते हैं साथियों वो प्राचीन अनुबंधन के उदाहरण होते हैं। किसके? प्राचीन अनुबंधन के। जहाँ पर हमें किसी चीज़ से डर लगता है, हम वहाँ पर जाते ही किसी चीज़ की हमें याद आ जाती है किसी निश्चित स्थान विशेष पर। जैसे मान लीजिए रात में अंधेरे में जा रहे हैं, आपको पता है कि आप एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरे। जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरे तो आपको ऐसा लगा कि अरे यार ऐसा नहीं हो कि यहाँ कोई भूत वगैरह नहीं आ जाए। आपने सुन रखा था किसी के बारे में, वो चीज़ आपके तुरंत माइंड में आ गई। तो ऐसे अधिकतर जो अतार्किक भय होते हैं साथियों प्राचीन अनुबंधन के उदाहरण होते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाली चीज़ होती है। ये एग्ज़ाम में भी नहीं है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से देखना आराम से, ठीक। तो देखो प्रथम जो विकल्प आपके वो है विकास में परिवर्तन होता है। दूसरा विकल्प है आपके प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है।
थर्ड विकल्प है विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है, और चौथा विकल्प है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो साथियों देखिए, विकास की सही विशेषता जो नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 14 में करना है। तो प्रथम विकल्प कह रहा है विकास में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन विकास में होता है क्योंकि विकास परिवर्तनशील है। दूसरा है प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये भी सही है, बालक का जो आरंभिक विकास है वो एक जैसे यूँ कहते हैं ना नींव, बुनियादी, ठीक है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक मकान जिसकी नींव अगर अच्छी नहीं हो तो मकान कभी भी गिर सकता है, इसलिए ये भी सही है। लेकिन थर्ड विकल्प कह रहा है कि विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है। तो साथियों विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हो, पूर्वानुमेय होता है, अपूर्वानुमेय नहीं होता है। इसलिए ये जो थर्ड विकल्प है यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि वे विकास की सही विशेषता नहीं है। बाकी ये इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो बालक बिल्कुल एक ही तरीके से एक ही गति से विकास नहीं कर पाते हैं सभी क्षेत्रों में, ठीक है। थर्ड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन, बालक को श्वास संबंधी प्रशिक्षण फ्रायड ने किस आयु में देने को बताया है? ओरल अवस्था, एनल अवस्था, फोलिक अवस्था और लेटेंसी अवस्था। तो जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का, इसमें इन्होंने जो 5 अवस्था बताई है उसमें कौन सी अवस्था में बालक को ये बताया गया है कि भाई उसको श्वास संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब उसका एक निश्चित टाइम बांध दिया जाना चाहिए जिसमें ही वो अपनी नित्य क्रिया करे। तो साथियों ऐसा सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो उसकी एनल अवस्था है, ठीक है, जो गुदी अवस्था है उसमें बताया है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीखा जाना चाहिए कहलाते हैं? विषय वस्तु विश्लेषण, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और सामान्य लक्ष्य। तो देखो प्रश्न नंबर 16 में उस ज्ञान मतलब कोई भी ज्ञान है या कोई कौशल है जिनके कथन के बाद, मतलब जो ज्ञान या कौशल आपने बच्चों को दे दिया है उनके विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीखा जाना चाहिए। तो मतलब आपने जो चीज़ बता दी है उनको सीखा जाना चाहिए, तो इसको हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य के नाम से जानते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है यही आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, प्रश्न नंबर 16 में थर्ड विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? वाक्य पूर्ति तकनीकी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट और साक्षात्कार। देखिएगा प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ देखो जो प्रश्नावली है, चेकलिस्ट है, साक्षात्कार है, ये तीनों तो प्रत्यक्ष विधियाँ हैं, लेकिन जो यहाँ पर वाक्य पूर्ति तकनीक है जिसको SCT के नाम से भी जानते हैं साथियों, तो जो SCT है ये प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि ये अप्रत्यक्ष है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, पाइनम टेंडलर के द्वारा ये दिया गया था। विकल्प आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आदत होती है? संज्ञानात्मक क्रिया होती है, भावात्मक क्रिया होती है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है और इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई आदत न तो संज्ञानात्मक होती है न भावात्मक होती है। आदत क्या होती है? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। जो हमारे पूर्व अनुभव है उनकी हम पुनरावृत्ति करते हैं उसको ही कहा जाता है आदत। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 19 पर। तो चलिए 19वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है? स्कीमा, आत्मसातकरण, समविष्टीकरण और संतुलनीकरण। तो साथियों देखो जीन पियाजे के सिद्धांत में से 100% दूसरा जो 2 क्वेश्चन है, दूसरा विकल्प नहीं, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखो जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड है उसको हम क्या कहेंगे साथियों? स्कीमा कहेंगे, क्योंकि स्कीमा के माध्यम से ही हम किसी ज्ञान की संरचना करते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 19 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। जीन पियाजे के 3 पर्वत की समस्या का प्रयोग किया जाता है? आत्म केंद्रस्थ हेतु, जीववाद हेतु, नवीन चिंतन हेतु और अमूर्त चिंतन हेतु। तो नाम तो सुना ही होगा सभी ने,
जीन पियाजे की 3 पर्वत की समस्या। तो ये जो 3 पर्वत की समस्या है, इसका प्रयोग किसकी जांच के लिए या किस लिए किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है, 3 पर्वत समस्या का जो प्रयोग है, ये जीन पियाजे ने आत्म केंद्रस्थ हेतु किया है, इगोसेंट्रिज्म जिसको हम कहते हैं साथियों। प्रथम विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक का बाह्य निर्धारक है? बाह्य निर्धारक मतलब जो बाहरी रूप से निर्धारित करे। तो अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा और उद्दीपन की अवधि। तो साथियों बाह्य निर्धारकों के अंतर्गत देखो, अभिरुचि आंतरिक निर्धारक है, आदत आंतरिक निर्धारक है, जिज्ञासा आंतरिक निर्धारक है, लेकिन उद्दीपन की अवधि यहाँ पर आंतरिक निर्धारक न होकर बाह्य निर्धारक होती है, क्योंकि उद्दीपन की अवधि है साथियों। अवधि का मतलब बाहरी से ही तो लिया जाएगा, अंदर से थोड़ी लिया जाएगा। तो चौथा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 21 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न, रचनात्मक आकलन नहीं है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन और योग्यता क्रम निर्धारण। तो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आ जाते हैं, जिनके उत्तर देने के लिए हम मुक्त रहते हैं। परियोजनाएं आ जाती है, अवलोकन आ जाता है, लेकिन योग्यता क्रम निर्धारण जो है ये रचनात्मक आकलन नहीं होता है, बल्कि ये तो योगात्मक आकलन होता है साथियों। क्या होता है ये? योगात्मक आकलन। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिएगा 23वें क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? पहला, किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय है। तो साथियों बात करेंगे कौन सी अवस्था किशोरावस्था की नहीं है इसके बारे में। तो जो प्रथम विकल्प आपसे कह रहा है कि भाई किशोर अवस्था बाल्य अवस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है, बिल्कुल सही बात है भाई। किशोर अवस्था एक तो बाल्य अवस्था के तो बाद में और वयस्कावस्था के पहले आती है, तो ये सही है। किशोर अवस्था में एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है, मतलब कुछ क्लियर नहीं होता है कि बालक किस ओर जा रहा है, ये भी सही है। किशोर अवस्था वयस्क अवस्था की दहलीज भी कहलाती है, लेकिन ये चौथा विकल्प कह रहा है वास्तविकताओं का समय। तो भाई किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय नहीं है, बल्कि कल्पनाओं में। बालक तो कल्पनाओं में खोया रहता है किशोर अवस्था में, मतलब कल्पनाओं में ही जीता है, जिसको हम फैंटेसी दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति भी कहते हैं। तो विकल्प नंबर जो 4 है ये किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। 24वां प्रश्न, मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? शीलगुण सिद्धांत, शीलगुण प्रकार सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखो मुर्रे ने एक व्यक्तित्व का सिद्धांत मतलब व्यक्तित्व मापन के लिए एक विधि दी थी, जिसको कहते हैं हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ये व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है शीलगुण का, प्रकार का, मनोविश्लेषणात्मक, तो इन सिद्धांतों में किसके अंतर्गत आता है साथियों? ये आता है, थोड़ा दिमाग लगाना था, क्योंकि शीलगुण इसमें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में बालक के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, और अचेतन मन पर बल किसने दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मतलब सिगमंड फ्रायड ने। तो चौथा विकल्प आपके 24वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां क्वेश्चन, निम्न में से एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। 25वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? पार्श्व स्थानांतरण, क्रमिक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। तो साथियों जो धनात्मक स्थानांतरण होता है उसमें पार्श्व स्थानांतरण भी आ जाता है, फिर क्रमिक स्थानांतरण भी आ जाता है, फिर क्षैतिज स्थानांतरण भी आ जाता है, लेकिन शून्य स्थानांतरण में तो अधिगम के धनात्मक में कैसा आएगा? शून्य का मतलब क्या हुआ? न तो कोई प्रभाव पड़ेगा, न तो कोई लाभ मिलेगा, न कोई हानि होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये धनात्मक में नहीं आता है। चौथा विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। चलिए 26वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए, बच्चे के विकास में शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, और इनमें से सभी।
तो शिरस्त सिद्धांत क्या कहता है बच्चे के विकास में? शिरस्त सिद्धांत के अनुसार बालक का, शिरस्त मतलब सिर से पैर की ओर, तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 26 में, यही आपका आंसर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न संख्या 27 है आपके, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? संवेगात्मक स्थिरता, विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता और वीर पूजा की भावना। तो एक जो किशोर होता है उसमें वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा की भावना का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श मान के उसके जैसा बनने का प्रयास करना, उसके जैसे जो कदम है, मतलब उसने जैसे जीवन जिया है उसके जैसे जीवन जीने का प्रयास करना, तो वो उसकी पूजा करने लग जाता है। वो होती है वीर पूजा की भावना। व्यवसाय की चिंता लगी रहती है उसको कि मैं क्या बिजनेस करूँगा, मैं आगे चलकर क्या करूँगा। विरोधी मानसिक दशाएं उसके अंतर्गत होती है साथियों, लेकिन संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होता है वो, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है, प्रथम विकल्प जो है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है प्रश्न नंबर 27 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो देखो, एक तो शब्द होता है पाठ्यक्रम और एक शब्द होता है पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम का मतलब जो निश्चित विषय वस्तु गवर्नमेंट ने या फिर जो पहले से फिक्स कर रखी है वो, और पाठ्यचर्या में सभी चीज़ें आ जाती है। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है वो पाठ्यचर्या कहलाती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 28वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। तो 29वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 35 और 50। मतलब 1 से 5 तक स्कूल है, छात्र संख्या 200 से ज़्यादा हो गई तो कितने छात्रों पर एक शिक्षक होगा साथियों? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा, यहाँ पर 40 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। दूसरा विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन सभी को बता दूं कि वही 3 से 4 बजे के बीच में आप आज भी पर्यावरण का पेपर आपके आने वाला है। ठीक है, तो अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिस प्रश्न पे भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी हिंदी का जो पेपर डाला था उसमें शूर शब्द में मात्रा संबंधी त्रुटि थी, उस पर थोड़ा मेरा ध्यान नहीं गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उसमें वो भी सही है ना। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस घटना को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? क्षेत्र सिद्धांत, थांडाइक का सिद्धांत, मेस्लो का सिद्धांत और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, महिला जो है भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को ही बेच रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन नहीं मिल रहा है तो भोजन कौन सी आवश्यकता है? हमारी शारीरिक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति सबसे पहले की जाती है। तो ये शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, ये अब्राहम मेस्लो के द्वारा बताए गए हैं। तो ये मेस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 30 में। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ, सेकंड वाला 3 बजे। ठीक है, पर्यावरण का टेस्ट जरूर देखने आइएगा। तो मिलते हैं आप 3 बजे वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।